हर चुनाव अपने पीछे कुछ आंकड़े छोड़ जाता है, लेकिन क्या ये सिर्फ हार जीत की कहानी होते हैं? नहीं। आज हम मेचुका के जनादेश को समझेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत को समझने की एक कोशिश है और ये देखने की कि भविष्य का रास्ता यहां से कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको मेचुका ले चलते हैं। ये जगह है अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में, देश के बिल्कुल एक किनारे पर, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान भी है। देखिए, जब कोई जगह इतनी अहम लोकेशन पर होती है तो वहां की राजनीति, समाज और लोगों की रोज की जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा, एक चीज है जो इस जगह को सच में बहुत खास बनाती है, वो है यहाँ के लोगों की अपने वोट को लेकर जागरूकता। आप सोचिए, यहाँ 90% से भी ज्यादा वोटिंग होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेचुका में एक एक वोट की कीमत है और हर आवाज सुनी जाती है। और अब वो आंकड़ा जो 2024 के चुनाव की पूरी कहानी कह देता है, 25.3%, 25.3%, ये था जीत का मार्जिन। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा अंतर आया कहां से, कैसे बना? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। तो उस मार्जिन को समझने के लिए पहले हमें मेचुका की नब्ज को पकड़ना होगा। मतलब वहां का समाज कैसा है, कल्चर क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। यहां पर मुख्य तौर पर 3 समुदाय हैं, आदि, तागिन और मेम्बा। लोगों की आस्था की बात करें तो यहां बौद्ध धर्म और दोनी पोलो, जो कि एक बहुत ही प्राचीन स्थानीय मान्यता है, को मानने वाले लोग हैं। और सबसे अहम बात, ये इलाका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी की चिंता यहां लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पिछले कुछ चुनावों में क्या हुआ है। ये टेबल देखिए, कहानी काफी दिलचस्प है। 2024 में बीजेपी को 62% से ज्यादा वोट मिले, जीत एक तरफा लगती है। लेकिन जरा पीछे चलिए, 2019 में मुकाबला इतना टाइट था कि जीत हार का फैसला बस कुछ ही वोटों पर टिका था। बीजेपी और NPP के बीच जबरदस्त टक्कर थी। और उससे भी पहले 2009 में यहां से कांग्रेस जीती थी। तो पैटर्न साफ है, यहां की राजनीति स्थिर नहीं है। ये चार्ट तो इस बदलाव को और भी साफ कर देता है। देखिए, 2019 में जीत का अंतर सिर्फ 0.8%, मतलब ना के बराबर, और 2024 में सीधा 25.3%। 5 साल में इतना बड़ा जंप, ये साफ साफ दिखाता है कि मौजूदा विधायक ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत की है और शायद विपक्ष का वोट भी बट गया। हाँ, 2024 के नतीजे देखकर लगता है कि सब कुछ एक तरफा है, लेकिन हमें 2019 को नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ 68 वोटों से हार, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बताती है कि मेचुका के वोटर किसी एक पार्टी के साथ हमेशा के लिए नहीं बंधे हैं। अगर मुद्दे सही हों और उन तक पहुंचने का तरीका सही हो तो उन्हें अपनी तरफ किया जा सकता है। और जब हम जानते हैं कि वोटरों को प्रभावित किया जा सकता है तो एक जिम्मेदारी भी आती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि हमारी राजनीतिक बातचीत, हमारी पब्लिक स्पीच, वो जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए। उसका मकसद समाज को ऊपर उठाना होना चाहिए, ना कि उसे बांटना। अच्छा, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इतिहास में क्या हुआ है जिसने आज की ये चुनावी तस्वीर बनाई है। ये देखिए, मेचुका की पिछले 7 चुनावों की कहानी। 1995 से 2009 तक एक लंबा दौर था जब यहां कांग्रेस का राज था। फिर 2014 में एक बदलाव आया जब एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी PPA जीती। और उसके बाद 2019 और 2024 दोनों बार ये सीट बीजेपी के खाते में गई। तो एक साफ ट्रेंड दिख रहा है ना, कांग्रेस से क्षेत्रीय पार्टी और फिर बीजेपी। तो इस पूरे इतिहास से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, यहां के वोटरों का मूड बदलता है और जब बदलता है तो जोर का झटका लगता है। दूसरी, कांग्रेस जो इतने साल जीती, उसका मतलब है कि पुराने वोटरों और परिवारों में आज भी पार्टी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। तीसरी बात, जो भी विधायक 2014 के बाद से आया है उसने अपनी पकड़ को मजबूत ही किया है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, यहां के लोग वोट डालने जरूर आते हैं, हमेशा से। ठीक है, इतिहास देख लिया, अब वापस आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी दरारें हैं जहां से बदलाव की कोई गुंजाइश बन सकती है। ये एक तरह का हीट मैप है जो दिखा रहा है कि लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं। देखिए, जो मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म हैं वो हैं सड़कों का बुरा हाल यानी कनेक्टिविटी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, युवाओं के लिए नौकरी नहीं होना और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें।
साथ में बॉर्डर पर होने की वजह से सुरक्षा की चिंता तो है ही। ये सारे मुद्दे सीधे सीधे रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा से जुड़े हैं। तो अगर हम एक रणनीतिक नजर से देखें तो क्या दिखता है? ताकत क्या है? कांग्रेस की पुरानी विरासत और आज भी मौजूद जमीनी कार्यकर्ता। कमजोरी, 2009 के बाद से कोई विधायक नहीं है तो एक गैप आ गया है। और हाँ, पैसे और मीडिया में भी पीछे हैं। मौका कहाँ है? 2019 की वो 68 वोटों की हार और लोगों के असली मुद्दे जिन पर वो आज भी परेशान हैं। और खतरा, बीजेपी की मजबूत सत्ता और ये डर कि कहीं विपक्ष का वोट आपस में ही ना बढ़ जाए, जिसका फायदा सीधे सत्ताधारी पार्टी को होगा। तो इन सब चुनौतियों और मौकों को देखकर सवाल है कि आगे का रास्ता क्या हो। इसके लिए एक 4 तरफा रणनीति का ढांचा है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, लोग और भरोसा, मतलब सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं और स्थानीय संस्कृति का सम्मान। दूसरा, डर और सुरक्षा। बॉर्डर का इलाका है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भरोसेमंद दिखना बहुत जरूरी है। तीसरा, विकास और उम्मीदें। यहां फोकस होना चाहिए युवाओं को रोजगार देने और टिकाऊ विकास पर। और चौथा, जवाबदेही और मूल्य, यानी साफ सुथरी सरकार और पारदर्शिता का वादा। और इस पूरी रणनीति के दिल में बस एक ही बात है, एक सीधा सा मंत्र। अगर जीतना है तो भरोसा जीतना होगा, क्योंकि राजनीति में आखिर में सब कुछ भरोसे पर ही तो टिका है। चलिए, अब इस बड़ी रणनीति को असलियत में बदलने के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्मीदवार की। एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? हम उसे द ट्राइबल चेंज मेकर कह सकते हैं। मतलब कोई युवा या बीच की उम्र का स्थानीय नेता जो आदि, तागिन या मेंबा, इन बड़े समुदायों में से किसी एक से हो, जिसकी छवि एकदम साफ हो, भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो, जिसकी पकड़ सीमा के पास वाले गांवों तक हो और जो वहां की भाषा में लोगों से सीधा दिल का रिश्ता बना सके। और ये रहा 90 दिन का एक विन बैक प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले महीने में मोबिलाइजेशन, उम्मीदवार का नाम फाइनल करना और मेचुका विजन 2029 को लॉन्च करना। फिर अगले महीने मुद्दों पर जोरदार हमला, हेल्थ केयर, जॉब्स और जो प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं उन्हें लेकर टारगेटेड कैंपेन। और आखिरी महीने में लोगों को मनाना और वोटिंग वाले दिन बूथ तक लाना। बड़ी बड़ी रैलियां, सोशल मीडिया पर जोर और दूर के बूथों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम। और इस पूरे 90 दिन के कैंपेन में जब हम लोगों तक पहुंचेंगे, एक और बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होगा। किसी भी राजनीतिक कैंपेन को हर व्यक्ति की प्राइवेसी या निजता का सम्मान करना ही चाहिए। भारत के कानून के हिसाब से भी किसी की पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी साफ सहमति से ही हो सकता है और केवल उसी काम के लिए जिसके लिए वो जानकारी दी गई है। याद रखिए, भरोसा इसी सम्मान से बनता है। तो आखिर में सबसे जरूरी एक्शन पॉइंट्स क्या हैं? पार्टी की जो हाई कमांड है उसे डेडिकेटेड फंडिंग देनी होगी, बड़े नेताओं के दौरे कराने होंगे और गठबंधन की कोशिश करनी होगी ताकि विपक्ष का वोट ना बटे। और जो उम्मीदवार है उसे क्या करना है? लगातार लोगों के दरवाजे पर जाना है, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो से मुद्दे उठाने हैं और सबसे बढ़कर हमदर्दी से लोगों का नेतृत्व करना है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, ये जो जनादेश मिलता है, ये कोई इनाम है या एक जिम्मेदारी? इस एक सवाल का जवाब ही असल में राजनीति की दिशा तय करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।